नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से फोर्थ सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर जो मैं आज आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ उसमें टॉप 100 एमसीक्यू टाइप प्रश्न है। सेमेस्टर फोर्थ में जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका पेपर टाइटल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा और योग। दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर के आप चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीए से हो, बीएससी होम साइंस से हो, बीएससी एजी से हो या फिर आप बीबीए से हो, आप सब के लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो के अंतर्गत जो मैं आज आपको प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूँ ये 2024 और 25 सत्र में जितने भी रिपीटेड प्रश्न हैं उनको मैं कराऊंगा। ठीक यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसा कि अभी हाल ही में परीक्षा लगी हुई है सहारनपुर विश्वविद्यालय की, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की, तो जो भी मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी हो गया, या आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या फिर आप एमजे पीआरयू बरेली विश्वविद्यालय से हो, या फिर आपका राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो, सबके लिए भाई ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए शक्ति प्रदान करना, बी ऑप्शन है पेशीय शक्ति प्रदान करना, ऑप्शन सी आपका है शारीरिक कौशल का विकास करना और डी दिया गया ज्ञान प्राप्त करना। तो आपको बता दें शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है शारीरिक कौशल का विकास करना, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड, जिसमें है कि आह मनुष्य की पकड़ उसकी पहुंच से बड़ी होनी चाहिए अन्यथा स्वर किस लिए है। यह कथन किस महान कवि का है। तो ये कथन दिया गया था ब्राउनिंग के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 3। और तीसरा क्वेश्चन है कि स्वास्थ्यकर शिक्षाप्रद निंदानात्मक एवं मनोरंजनात्मक ही शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य है, ये कथन है। तो ये कथन दिया गया था दोस्तों ड्यूटले एवं सार्जेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका प्रश्न नंबर 4, और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जे आर शर्मन ने शारीरिक शिक्षा के कितने लक्ष्य बताए हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जे आर शर्मन ने शारीरिक शिक्षा के जो लक्ष्य बताए थे वो 5 लक्ष्य बताए थे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है चार्ल्स ए बुकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें 2024 सत्र में आपकी विश्वविद्यालय में क्वेश्चन पूछा गया था और अदर विश्वविद्यालय में भी इस बार आए हुए हैं। ठीक है, तो चार्ल्स ए बुचर ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य बताए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि जे आर शर्मन और चार्ल्स ए बुचर दोनों ने 5 लक्ष्य बताए हैं शारीरिक शिक्षा के, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, जिसमें है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य उच्चतम संगठित विकास करना है। जिसमें दिया गया शारीरिक, बी आपका है सामाजिक, सी है मानसिक और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य उच्चतम शारीरिक, सामाजिक, मानसिक संगठित विकास करना है, और इस वजह से हम इसमें आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। अब यहाँ पर हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को किसने बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया ग्रेट्स, बी आपका है ड्यूटले योम एच सार्जेंट, सी दिया गया ब्राउन बेल, और डी ऑप्शन है आपका थॉमस वुड। तो दोस्तों इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को ड्यूडले योम एच सार्जेंट ने बताया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8, जिसमें है कि ब्लूम योम क्रेथहोल और उनके साथियों ने अन्योन्य मिश्रित लक्ष्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इनको 3 वर्गों में विभाजित किया है इन्होंने। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है मनोप्रेरक क्षेत्र के लिए कितने उप क्षेत्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि मनोप्रेरक क्षेत्रों के लिए कितने उप क्षेत्र हैं। तो मनोप्रेरक क्षेत्र के लिए जो उप क्षेत्र है दोस्तों उनकी संख्या है 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10, जिसमें शारीरिक शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित में से किन बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है। पहला ऑप्शन जिसमें पेशीय विकास, बी है आपका मानसिक शांति,
सी आपका है सर्वांगीण विकास और ऑप्शन नंबर डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा के महत्व को इनमें से हम पेशीय विकास, मानसिक शांति और सर्वांगीण विकास के रूप में बिंदु द्वारा समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति को नियमित रूप से कितनी बार शारीरिक जांच करवानी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 3 महीने के बाद, बी है ऑप्शन 6 महीने के बाद, ऑप्शन सी आपका दिया गया है कि वर्ष में 1 बार और डी दिया गया वर्ष में 2 बार। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि वर्ष में 1 बार। यानी कि व्यक्ति को नियमित रूप से अपने शरीर की जांच एक बार वर्ष में 1 बार पूरा चेकअप करवाना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गतिहीन जीवन शैली से संबंधित है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया हृदय रोग, बी ऑप्शन दिया गया कोलन कैंसर, सी है आघात और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। ये गतिहीन बीमारी जीवन शैली से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 13, और इसमें है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को सल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया दस्त, बी आपका है मलेरिया, सी ऑप्शन दिया गया टाइफाइड और डी दिया गया डेंगू। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड के जो आपके जीवाणु उसका जो नाम है वो है सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन जिसमें है प्रश्न नंबर 14, जो कि है कि सब्जियां किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे पहला दिया गया ग्लूकोज, ठीक है, बी ऑप्शन अगर हम देखें जिसमें दिया गया स्टार्च, सी आपका है शुगर और डी दिया गया फाइबर, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि सब्जियां किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत नहीं है। तो भाई सब्जियों से ग्लूकोज तो हमें मिलता ही है, स्टार्च की मात्रा भी मिलती है, शुगर भी इसमें से मिलेगा, लेकिन फाइबर की मात्रा हमें ये कार्बोहाइड्रेट सब्जियां जो है अच्छे मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत फाइबर नहीं। ऑप्शन नंबर द इसमें करेक्ट उत्तर होगा। समझिएगा यहाँ क्वेश्चन था कि सब्जियां किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, स्टार्च, फाइबर, शुगर ये सभी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सब्जियों में फाइबर अधिक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 15, जिसमें है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की समान मात्रा में कौन सा भोजन सर्वाधिक कैल्शियम प्रदान करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि अनाज, बी ऑप्शन है सब्जियां, सी ऑप्शन है दूध और डी ऑप्शन दिया गया फल। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दूध। सब सर्वाधिक अगर कैल्शियम आपको मिलेगा तो दूध में मिलेगा, आंसर नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, महिलाओं की राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप प्रथम बार कब आयोजित हुई थी। तो आप सब याद रखेंगे दोस्तों, ये आयोजित हुई थी 1975 में। महिलाओं की राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप प्रथम बार 1975 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाए, यानी ऑप्शन बार। अगला क्वेश्चन है YMCA की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है YMCA, ठीक है। जल्दी से आप सब लोग आंसर करने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जल्दी से आप सबके द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाना है और प्रयास कीजिएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर आपके द्वारा मिले, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें YMCA की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1920 में, इसीलिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 और इसमें पूछा गया है सूर्य नमस्कार को किस काल में दैनिक जीवन पद्धति में शामिल किया गया। पहला है वैदिक काल, बी आपका दिया गया महाकाव्य काल और सी है हिंदू काल, डी दिया गया मुगल काल। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगर हम देखें सूर्य नमस्कार को किस काल में, तो वैदिक काल में भी सूर्य नमस्कार पद्धति को शामिल किया गया था। जीवन दैनिक जीवन में तो हिंदू काल में आया, ठीक है। तो हम ऑप्शन ए और सा दोनों के साथ जा सकते हैं। अब डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी क्या करेगी इस पे, तो आप लोग इसको ऑप्शन ए पर करेक्ट उत्तर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19, जिसमें महाकाव्य काल की समय अवधि क्या है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। महाकाव्य काल की समय अवधि यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे जो महाकाव्य काल की समय अवधि है वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 20
और 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभ्यताओं का काल कहा जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि सभ्यताओं का काल किसे कहा जाता है। पहला दिया गया रामायण काल, वैदिक काल, प्राचीन काल या फिर मुगल काल। तो आपको बता दें सभ्यताओं का काल जो कहा जाता है वो प्राचीन काल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 है खेलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। खेलों का स्वर्ण युग यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर सा हो जाएगा यूनान के समय। यूनान के समय को खेलों का स्वर्ण युग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 आपका है कि प्रसिद्ध खेल स्थान स्पार्टा है, ये रोम में है या फिर यूनान में है, आपको बताना है। तो आपको बता दें प्रसिद्ध खेल स्थान स्पार्टा जो है ये यूनान में है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपका बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है ओलंपिक खेल किस देवता को खुश करने के लिए शुरू किया गया था। तो ओलंपिक खेल आपको याद रखना है कि ओलंपिक खेल शुरू किया गया था किस देवता को खुश करने के लिए, तो उस देवता का नाम था जीएस। यहाँ पर हो जाएगा जीएस आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न, और ये कई बार आया हुआ है कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन आ दिया गया है 770 ईसा पूर्व, 567 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व या फिर 777 ईसा पूर्व। तो आपको बता दें ओलंपिक खेल की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 है जिसमें है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू की गई। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब की गई है, तो इसमें दिया गया 1976। तो 1976 में ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब 500 दिया गया 92 ईस्वी और ऑप्शन दिया गया 394। तो शुरुआत की 776 ईस्वी में हुई थी, तो अब इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। ओलंपिक खेल की जो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी वो इसमें से कोई नहीं होगा, डी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26 जिसमें है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष में प्राप्त होते हैं। बताने का प्रयास कीजिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता में अवशेष में जो प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से अवशेष हैं। फुटबॉल के मैदान, गेंद बल्ले के अवशेष, स्विमिंग पूल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल मतलब कि नहाने का जो घर बना हुआ है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 7 आपका करेक्ट उत्तर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें वैदिक काल में आर्य लोग अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए क्या करते थे। पूजा करते थे या युद्ध करते थे या फिर व्यायाम करते थे या उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें वैदिक काल में आर्य लोग अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए पूजा भी करते थे, युद्ध भी करते थे, व्यायाम भी करते थे। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 28 जिसमें कि नालंदा क्वेश्चन है, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ था। पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया उत्तर वैदिक काल, उत्तर हिंदू काल और बी है वैदिक काल। सी ऑप्शन दिया गया पूर्व हिंदू काल और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर हिंदू काल। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय का विकास उत्तर हिंदू काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 है कि भारत में प्राचीन इतिहास के किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भारत के प्राचीन इतिहास के दोस्तों याद रखेंगे महाकाव्य काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता था। इसमें आपका महाकाव्य काल हो जाएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में प्राचीन इतिहास के किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है तो आप महाकाव्य काल टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 22 क्वेश्चन में सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 30 और 30 नंबर क्वेश्चन है रामायण काल में व्यायाम शिलाओं में प्रशिक्षण दिया जाता था। अस्त्र शस्त्र परिचालन, बी है कुश्ती, सी ऑप्शन है मुक्केबाजी और डी दिया गया दंड बैठक। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्त्र शस्त्र परिचालन। ठीक है, रामायण काल में व्यायामशालाओं में प्रशिक्षण जो दिया जाता था वो अस्त्र शस्त्र परिचालन दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 है स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। स्वतंत्रता यानी कि देश जब गुलाम था, ठीक है, स्वतंत्रता
के पहले की बात है, या जब देश आजाद नहीं था उसके पहले जो शारीरिक शिक्षा दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी। पहला दिया गया कि विद्यालय में दी जाती थी, बी आपका दिया गया परिवार में, और सी दिया गया अखाड़ों में। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो शारीरिक शिक्षा दी जाती थी वो अखाड़ों में दी जाती थी। ऑप्शन नंबर 7 इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32, जिसमें है कि यूनान में सर्वोच्च देवता है। यूनान में सर्वोच्च देवता इसमें पूछा गया है, तो सूर्य देवता यानी जीएस, ठीक है, सूर्य देवता, जिसे जीएस यूनान में जीएस बोलते हैं, आपके यहाँ पर सूर्य बोलते हैं, ठीक है। तो यूनान का जो सर्वोच्च देवता है वो जीएस है, यानी कि सूर्य देवता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 33, इसमें है कि खेलों का उद्देश्य मानसिक, नैतिक योग और भौतिक सौंदर्य था। एथेन में, या फिर बी दिया गया स्पार्टा में, रोम में, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एथेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, खेलों का उद्देश्य मानसिक, नैतिक और भौतिक सौंदर्य जो था वो एथेन में था। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे आप सभी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है सुयोग्यता एक अवधारणा है, ये व्यापक अवधारणा है, या सुकुचित है, या फिर एकीकृत है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सुयोग्यता एक अवधारणा, व्यापक अवधारणा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35, और इसमें पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक पुष्टि में सम्मिलित नहीं है। पहला दिया गया है लचीलापन, बी है मजबूती, सी ऑप्शन दिया गया सहनशीलता, और डी दिया गया बुद्धि। तो आपको बता दें इनमें से आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। इनमें से शारीरिक पुष्टि बुद्धि में से सम्मिलित नहीं है, ठीक है, डी आंसर लगाएंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि निम्नलिखित में से प्रतिरोध का सामना करने का घटक है। पहला दिया गया सहिष्णुता, या फिर सामर्थ्य, गति, या शक्ति। तो 36 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा सामर्थ्य आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 37, इसमें है कि एक व्यक्ति के लिए शारीरिक पुष्टि क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऊर्जा में वृद्धि करना, बी है समग्र स्वास्थ्य, ऑप्शन सी दिया गया ए व बी दोनों, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी आ और बा दोनों। एक व्यक्ति के लिए शारीरिक पुष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा में वृद्धि हो सके, समग्र स्वास्थ्य आपका सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, और इसमें है कि स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का उद्देश्य किसकी रोकथाम करना है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया रोग, बी है शक्ति, और सी दिया गया आ और बा दोनों। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि रोग। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का उद्देश्य है रोग की रोकथाम करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, और इसमें पूछा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि का प्राथमिक लाभ क्या है। ऑप्शन में दिया गया है खेल की उत्कृष्टता, एक बेहतर उपस्थिति, या कार्य कुशलता में वृद्धि, या फिर रोग जोखिम में कमी। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका द, यानी कि रोग में जोखिम की कमी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है कि स्थिर अथवा गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या है। ऑप्शन ए जिसमें दिया गया संतुलन, बी आपका फुर्ती, सी है लचीलापन, और डी दिया गया शुद्धता। तो 40 नंबर क्वेश्चन में जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतुलन। चलिए प्रश्न नंबर 41, और इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है। इसमें पूछा गया है कि शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है, जिसमें ऑप्शन आपका दिया गया फुर्ती, बी ऑप्शन आपका है सहनशीलता, सहनशक्ति, और सी दिया गया सतर्कता, डी ऑप्शन है सामर्थ्य। तो इनमें से दोस्तों शारीरिक पुष्टि का एक जो घटक नहीं है वो है सतर्कता, बाकी फुर्ती, सहनशीलता और सामर्थ्य ये सभी शारीरिक पुष्टि के घटक हैं। सतर्कता इस घटक में शामिल नहीं है, इसलिए आंसर नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 42, और इसमें पूछा गया है कि कम से कम समय में आधिकारिक दूरी निर्धारित करने की क्षमता क्या होती है। पहला ऑप्शन है गति, बी है लचीलापन, सी है सहनशक्ति, और डी दिया गया सामर्थ्य। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति। कम से कम समय में आधिकारिक दूरी निर्धारित करने की क्षमता जो होती है उसको गति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, जिसमें है कि पुष्टि का वैज्ञानिक अर्थ स्वास्थ्य अवस्था और क्या, मतलब पुष्टि का वैज्ञानिक अर्थ
स्वास्थ्य अवस्था और क्या है? तो भाई स्वास्थ्य अवस्था और उसके बाद में जो आएगा वो आएगा रोग से मुक्ति। स्वास्थ्य अवस्था एवं रोग से मुक्ति। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44 में योग का सांख्यांक से कोई संबंध नहीं है, यह क्या सही कथन है या गलत है? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि योग का सांख्यांक से कोई संबंध नहीं है, ये गलत कथन है। योग का सांख्यांक से संबंध है, ठीक है। यहाँ पर सही कथन गलत संबंध पूछा गया था, नहीं है, तो भाई ये गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 45, इसमें पूछा गया अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टांग योग का पहला चरण में से कौन सा है? तो आपको बता दें यम। अष्टांग योग का जो पहला चरण है वो है यम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि राजयोग हमारे किसको नियंत्रित करने का योग है? तो राजयोग हमारे मन को केंद्रित या नियंत्रित करने का एक प्रकार का योग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 22 इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? अष्टांग योग पूछा गया कि कौन सा नहीं है। इसमें प्राणायाम, ये प्राणायाम जो है ये अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। इसमें यम भी प्राणायाम योग के अंतर्गत आएगा, नियम भी आएगा, लेकिन धौती ये अष्टांग योग में सम्मिलित नहीं है भाई। यहाँ पूछा गया था अष्टांग योग में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो धौती नहीं है, बाकी यम, प्राणायाम और नियम ये सभी अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 48 और इसमें है कि योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? आपको बताना है योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया है योग सूत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 49 है मनुष्य के शरीर में कितने चक्र होते हैं? तो आपको बता दें मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 22 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है योग अभ्यास की मुख्य विशेषता क्या है? योग अभ्यास की मुख्य विशेषता यहाँ पर पूछी गई है, तो आपको बता दें योग अभ्यास की जो मुख्य विशेषता है वो जागरूकता। ऑप्शन नंबर आपका ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और प्रश्न नंबर इसमें है 51, हमारी चेतना की कौन सी अवस्था गहरी नींद से मेल खाती है? पहला दिया गया है तुरीय, बी दिया गया है सुषुप्ति, सी है आपका स्वप्न और डी दिया गया है जागृत। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुषुप्ति। ये हमारी चेतना की कौन सी गहरी अवस्था से मेल नहीं खाती? तो सुषुप्ति नहीं खाती, बाकी तुरीय, स्वप्न और जागृत ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे जिसमें योग का अर्थ पूछा गया है। योग का अर्थ क्या है? ठीक है, पहला देखेंगे जिसमें वास्तविक से पलायन, तो वास्तविकता से पलायन क्या ये योग का अर्थ है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मात्र एक व्यायाम, तो ये भी नहीं इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। सी दिया गया खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया और डी दिया गया उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही होगा। खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया यही योग का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर यानी प्रश्न नंबर 52 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 53, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या था? ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बता दें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 की जो थीम थी, जो विषय था वो था कल्याण के लिए योग। कल्याण के लिए योग, यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। 53 का ऑप्शन ए सही उत्तर है यानी आ नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 है योग के किन शक्तियों का विकास किया जाता है? पहला दिया गया है शारीरिक, बी है मानसिक, सी दिया गया ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें योग में शक्तियों का यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आंसर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा और ए भी करेक्ट उत्तर, इसलिए हम लगा देंगे ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि अस्थाई आसन कौन से होते हैं? जिसमें दिया गया है पहला ऑप्शन तड़ासन, बी है वीरभद्रासन, सी दिया गया अर्धचक्रासन और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो 55 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी उपयुक्त सभी। ये सभी अस्थाई आसन हैं, यानी तड़ासन, वीरभद्रासन और अर्धचक्रासन ये सभी अस्थाई आसन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 56 और इसमें है कि आसन करने से शरीर में, ऑप्शन ए दिया गया थकान नहीं होती, बी है तनाव नहीं होता, सी है मानसिक समस्या नहीं होती है और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर डी लगाएंगे उपयुक्त सभी। आसन करने से हमारे शरीर में थकान भी नहीं होती है, तनाव नहीं होता, मानसिक समस्या नहीं आती। चलिए प्रश्न नंबर 57 जिसमें है कि थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है? आपको बताना है
थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन इनमें से श्रेष्ठ है? तो आपको बता दें हलासन सबसे प्रमुख है। थायराइड ग्रंथि के लिए हलासन सबसे श्रेष्ठ आसन होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 58 जिसमें शरीर की स्थिति के आधार पर आसन के कितने प्रकार हैं? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। शरीर की स्थिति के आधार पर आसन के यहाँ पर प्रकार पूछे गए हैं। तो आपको बता दें दोस्तों शरीर की स्थिति के आधार पर जो आसन है वो है 6। ऑप्शन नंबर अपने सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 59 जिसमें आगे की तरफ झुकने वाला आसन है। आगे की तरफ झुकने वाला आसन है तो इसका जो नाम है दोस्तों वो है पश्चिमोत्तासन और उपविष्टकोणासन। ये दोनों आगे की ओर झुकने वाले आसन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सा आपका सही होगा, आ और बा दोनों। अगला क्वेश्चन है आसन का उद्देश्य पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आसन का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन पहला देखेंगे जिसमें कि शारीरिक व आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखना, बी है शारीरिक तथा मानसिक समस्या से छुटकारा, और डी है ऑप्शन नंबर सी आपका है ए और बी दोनों। तो इसमें आपका सी आंसर ही सही होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि हम शारीरिक शिक्षा और आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखना, शारीरिक तथा मानसिक समस्या से छुटकारा पाना, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों पर सी आंसर, ठीक है। आसन का उद्देश्य क्या है? ये दोनों है। और आगे की तरफ झुकने वाला आसन पूछा गया था तो उसमें उपविष्टकोणासन और पश्चिमोत्तासन ये दोनों भी आगे की तरफ झुकने वाले हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। दोनों का ऑप्शन सी सही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है हठ योग कितने ग्रंथ आसनों की विवेचना करता है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। हठ योग ग्रंथ कितने आसनों की विवेचना करता है? तो आपको बता दें यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी 84। हठ योग ग्रंथि ये लगभग 84 आसनों की विवेचना करता है। ऑप्शन नंबर द इसमें करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62 है कि श्री धर्म मित्र ने कितने योग आसनों की सूची बताई है? तो आपको ध्यान रखना है श्री धर्म मित्र ने जो योग आसनों की सूची बताई है वो लगभग 1300 योग आसन है। ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 63 और इसमें पूछा गया है कि अद्वैत योग आश्रम के अनुसार कौन सा आसन है? तो आपको बता दें अद्वैत योग आश्रम के अनुसार इनमें आसन पूछे गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा ध्यान मुद्रा, आराम योगासन, सांस्कृतिक योगासन और उपयुक्त सभी। ये सभी अद्वैत योग आश्रम के अनुसार आसन है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका है 46 और इसमें है कि प्राणायाम कौन सा है? इनमें से पूछा गया इनमें से कौन सा प्राणायाम है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया उज्जाई, बी दिया गया कुंभक, सी है हिंसा और डी दिया गया षष्ठकर्म। तो प्राणायाम में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, षष्ठकर्म, ठीक है। षष्ठकर्म ये जो है ये प्राणायाम के इनमें से प्राणायाम पूछा गया था, तो प्राणायाम षष्ठकर्म है। बाकी उज्जाई, कुंभक और अहिंसा ये क्या है दोस्तों? ये सभी योग आसन है। क्लियर? चलिए अगला देखेंगे, प्राणायाम से लाभ पूछा गया है। 65 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्राणायाम से लाभ है, तो आपको बता दें प्राणायाम से लाभ तनाव से बचना एक प्रकार का लाभ ही है। दूसरा तनाव को कम रखना, ये भी प्राणायाम से संबंधित है। और एकाग्रता में सुधार, तो इसलिए हम लगाएंगे 65 नंबर प्रश्न में आंसर डी, उपयुक्त सभी। क्लियर है? चलिए आशा है आप सब इतने क्वेश्चन से सहमत हुए होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66 और इसमें पूछा गया कि हम किस मुद्रा में प्राणायाम करते हैं? तो यहाँ पर मुद्रा पूछा गया है। मुद्रा की जब बात होती है तो आपको ध्यान रखना होता है कि हम जब प्राणायाम करते हैं तो बैठकर प्राणायाम करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम गर्मी प्रदान करने वाला है? तो गर्मी प्रदान करने वाला जो प्राणायाम है वो है उज्जाई। जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सांस रोक के रखने का संस्कृत शब्द क्या है? तो सांस रोक के रखने का जो संस्कृत शब्द है वो है कुंभक, ठीक है। कुंभक आपका इसमें ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट उत्तर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 69 है कि प्राणायाम शब्द संस्कृत व्याकरण के किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो इनमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्राणधन आयम, ठीक है। ये प्राणायाम शब्द संस्कृत व्याकरण के दो शब्दों से मिलकर के बना है।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70 की श्वास में कौन सी क्रिया सम्मिलित है। तो दोस्तों श्वास में जो क्रिया सम्मिलित है ये आपको बताना है ना। तो इनमें से पहले ऑप्शन को देखेंगे, इसमें सोना, बी है बैठक, डी ऑप्शन सी दिया गया दौड़ना और डी दिया गया सांस लेना। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सांस लेना। श्वास में जो क्रिया है वो हो जाएगी सांस लेना, इसलिए आंसर नंबर द आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 है घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति का एक रूप है। तो घेरंड संहिता के अनुसार कपालभाति का जो एक रूप है वह है वर्टकर्म। यहाँ पर आंसर नंबर 7 इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 72 जिसमें प्राणायाम तकनीकी में पहला चरण, प्राणायाम तकनीकी का इसमें पहला चरण बताना है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे पूरक, पूरक प्राणायाम तकनीकी में पहला जो चरण है वो पूरक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73 प्राणायाम योग अभ्यास के उन रूपों में एक है जो सुधार लाता है। तो ये सुधार लाता है किसमें, ये सुधार लाता है दोस्तों मनोमय कोष में, इसीलिए आंसर नंबर द आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार में तीसरी मुद्रा कौन सी है। तो आपको बता दें सूर्य नमस्कार में जो तीसरी मुद्रा है वो है हस्त पदासन। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 75 जिसमें है कि कौन सा आसन नौका के समान होता है। इनमें पूछा गया है कौन सा आसन नौका के समान होता है। तो आपको बता दें नौकासन, नौका के समान जो आसन होता है उसको नौकासन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 76 और इसमें पूछा गया कि समान रक्तचाप को बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने के लिए जो आसन सहायक है उसका नाम है श्वासन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर इसमें से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 77 जिनमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन अस्थमा से राहत पाने के लिए बताए गए आसनों में से एक नहीं है। ठीक है, इनमें से पहला दिया गया हस्तासन। तो हस्तासन ये अस्थमा से संबंधित नहीं है, बाकी तड़ासन और त्रिकोणासन और धनुरासन ये सभी अस्थमा से राहत पाने के लिए बताए गए आसन है, लेकिन हस्तासन इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया था इनमें से कौन सा अस्थमा से राहत पाने के लिए बताए गए आसनों में से एक नहीं है। तो एक नहीं है जो वो हस्तासन होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 78 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन को हनुमान आसन कहते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे वीरासन, वीरासन को क्या बोला जाता है हनुमान आसन कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा मगरमच्छ के आकार की तरह होती है। तो इनमें से आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों मकरासन, जो मकरासन है वो मगरमच्छ के आकार की होती है और शब्द भी है माँ से मगरमच्छ माँ से मकरासन हाथ से हनुमान। तो हनुमान जी क्या थे वीर थे, इसलिए वीरासन हो जाएगा। हनुमान आसन वीरासन, मगरमच्छ के आकार का जो आसन होता है उसे मकरासन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है पहला शरीर की स्थिति का अनुक्रम, बी है श्वास जागरूकता, सी ऑप्शन दिया गया 12 मंत्र और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरीर की स्थिति का अनुक्रम, ये सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 81 है कि सिंह के दहाड़ने की मुद्रा से संबंधित आसन का संबंध किस आसन से है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सिंह के दहाड़ने की मुद्रा तो सिंहासन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिंहासन। सिंह जब भी प्रश्न आए सिंह के दहाड़ने की तो अगर ऑप्शन में सिंहासन मिल जाए तो आप लोग लगा दीजिएगा। जैसे कि भी आपने देखा कि जब हमने बात की थी कि हनुमान आसन, तो हनुमान जी वीर थे तो वहां पर वीरासन था। अगर बात किया हमने दूसरे प्रश्न में मगरमच्छ के आकार का आसन तो मकरासन शब्द मिला, तो माँ से मगरमच्छ माँ से मकरासन। इसी प्रकार से सिंह के दहाड़ने से संबंधित मुद्रा का कौन सा आसन है तो सिंहासन, सिंहासन। ठीक है, तो आप लोग पहचान ले जाएंगे, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, 81 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 82 है कि व्यक्ति के दौड़ने माफ कीजिएगा व्यक्ति के बैठने खड़े होने व कार्य करने की विधि को क्या बोलते हैं। उसको व्यायाम बोलते हैं या आसन बोलते हैं। तो ये दोनों में आ जाएगा भाई, व्यायाम और आसन इन दोनों में आ सकता है। व्यक्ति के बैठने खड़े होने व कार्य करने की विधि, इसमें सबसे ज्यादा होगा इंपॉर्टेंट आसन। यहाँ सी मत लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 83 जिसमें कि निम्नलिखित में से किस आसन के
अभ्यास से रीढ़ की हड्डी मजबूत और रक्त प्रवाह सही रहता है? पहला है जिसमें दिया गया प्राणायासन या पर्वतासन, सी ऑप्शन दिया गया है अधोग मुखासन या फिर तड़ासन। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका अधो मुख श्वासासन। ये जो है इसके इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और रक्त का प्रवाह भी सही होता है। सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 84, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? तो इसमें पहला दिया गया कंचा, कंचा दिया गया है, बी है कबड्डी, सी दिया गया है स्टापू और डी दिया गया वीडियो गेम। तो भाई वीडियो गेम परंपरागत खेल नहीं है, यहाँ पर डी आंसर लगाएंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो टीचर को दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 86, परंपरागत खेल भारत में किसका नेतृत्व करता है? इतिहास, संस्कृति या आ और बी दोनों को, यानी आ और बा दोनों को। तो आपको बता दें यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा आ और बा दोनों। परंपरागत खेल भारत में इतिहास और संस्कृति दोनों को नेतृत्व करता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल को लखोटी, पत्थर व गोली भी कहते हैं? तो इनमें से पहला ऑप्शन दिया गया कबड्डी, बी है कंचा। तो भाई कंचा को क्या बोलते हैं याद रखेंगे, ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा कंचा। कंचा को लखोटी, पत्थर व गोली भी बोलते हैं। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है स्टापू खेल को किस राज्य में नोड़ी खेल कहा जाता है? तो स्टापू खेल को भैया यहाँ पर याद रखेंगे कि तमिलनाडु में इसको नोड़ी खेल भी बोलते हैं। स्टापू खेल को तमिलनाडु में क्या बोला जाता है? नोड़ी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 89, जिसमें परंपरागत खेल के लाभ पूछे गए हैं, जिनमें पहला ऑप्शन दिया गया सामाजिक बंधनों को मजबूत करना, बी है जीवन कौशल का निर्माण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस है दोस्तों, तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा मिस है इस क्वेश्चन में, खेल शब्द है। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया कि खेल शब्द है, तो पूछा गया कि ये सार्वभौमिक है या मौलिक है या आ और बा दोनों। तो आपको बता दें इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल शब्द सार्वभौमिक है, इसलिए आंसर ए लगाएंगे करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार कैसा होता है? तो गिल्ली का जो आकार होता है वो अंडाकार होता है। आप सब इससे अवगत होंगे जितने लोग गिल्ली डंडा खेले होंगे भाई गांव में, ठीक है। तो गिल्ली डंडा का जो आकार होता है वो अंडाकार होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 92, क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं इनमें से कौन सी हैं? पहला ऑप्शन दिया गया जिनमें जिम्नास्टिक है, बी ऑप्शन है मंचिंग और ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक व्यायाम और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इनमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 93 है एरोबिक व्यायाम में सम्मिलित है। तो एरोबिक व्यायाम की जब बात होती है तो आप सब इसमें ध्यान रखेंगे, तैराकी, दौड़ना और साइकिल चलाना ये सभी एरोबिक व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर द इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है? छोटे बच्चे, युवा, प्रत्येक व्यक्ति, वृद्ध। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सा, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 95, जिसमें जुब्बा से व्यक्ति 1 घंटे में कितनी कैलोरी खपत कर सकता है? तो आपको बताना है इसमें सही उत्तर, जिसमें 450 कैलोरी, 650 या 750 कैलोरी या 850 कैलोरी। तो आपको बता दें जुब्बा से एक व्यक्ति 1 घंटे में 650 कैलोरी लगभग खर्च कर सकता है। ऑप्शन नंबर बात में करेक्ट उत्तर आपका है। प्रश्न नंबर 96, भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन हुआ था। तो इसमें याद रखेंगे नई दिल्ली में हुआ था। भारत में फिट इंडिया अभियान का जो उद्घाटन हुआ था वो नई दिल्ली से हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 97, जिसमें है कि किन क्रियाओं को करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र, पाठ्यक्रम और सहायक उपकरण की जरूरत होती है? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया सक्रिय, बी ऑप्शन है निष्क्रिय और सी ऑप्शन दिया गया ए और बी दोनों। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सक्रिय, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 98, सांस्कृतिक क्रियाएं में पूछी गई है। सांस्कृतिक क्रियाएं हैं तो सांस्कृतिक क्रियाएं जिनमें संगीत आ जाता है, नृत्य आ जाता है और नाटक, ये सभी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं और इस वजह से भाई आंसर डी लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99, जिसमें है कि फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम कब आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया था 14 अप्रैल 2020 को। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 100 और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है मनोरंजन
व्यक्ति को किसका संदेश देता है? तो आपको बता दें, मनोरंजन व्यक्ति को प्रेम का संदेश देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर इसमें होगा। इसमें सा आंसर नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों हमने इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट था वो करा दिया है। इसके पहले भी मैंने एक मॉडल पेपर दिया था, वो मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा, और एक क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप सभी लोग उस प्रश्न पत्र को जरूर तैयार करके जाइएगा। आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम में आप सबको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी, और प्लेलिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी मैंने सॉल्व करा रखा है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? तो दोस्तों आप सबसे निवेदन है भाई, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं आप सबसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।